1929 का साल एक ऐसे वैश्विक युद्ध की शुरुआत थी जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, जिसने राष्ट्रों को प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिनका नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। दूसरी तरफ मित्र देशों की सेनाएं थीं, जिनका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य लोग कर रहे थे। यह युद्ध 6 साल तक चला, जिससे पूरे महाद्वीपों में तबाही और नुकसान का सिलसिला चलता रहा। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों तक युद्ध के मैदान अकल्पनीय क्रूरता और असाधारण साहस दोनों के कृत्यों का मंच बन गए। इस संघर्ष में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, एक ऐसे युद्ध का शिकार जो कोई सीमा नहीं जानता था। युद्ध का प्रभाव अग्रिम पंक्तियों से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जिसने राजनीतिक सीमाओं को फिर से आकार दिया, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया और मानव जाति की सामूहिक स्मृति पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। इस विनाशकारी संघर्ष के बीज पहली गोली चलने से बहुत पहले बोए गए थे। उन अशांत वर्षों के दौरान सामने आई घटनाओं को समझने के लिए हमें पहले उस ऐतिहासिक संदर्भ में जाना चाहिए जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार किया था। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध का अंत कर दिया। हालांकि स्थायी शांति को बढ़ावा देने के बजाय संधि ने आक्रोश और अस्थिरता के बीज बोए, जो एक और वैश्विक संघर्ष के फैलने में योगदान करेंगे। संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, उसे युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और उस पर अपंग कर देने वाले पुनर्भुगतान का बोझ डाला। इन दंडात्मक उपायों ने जर्मन अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया और जर्मन लोगों में अपमान और कटुता की भावना को हवा दी। संधि के राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण ने भी यूरोप में तनाव पैदा किया। नए राष्ट्रों का गठन हुआ और मौजूदा सीमाओं को स्थानांतरित कर दिया गया, अक्सर जातीय या सांस्कृतिक विचारों की परवाह किए बिना। इन विभाजनों ने अल्पसंख्यकों को पैदा किया, जो हाशिए पर और नाराज महसूस करते थे और इस क्षेत्र को अस्थिर कर रहे थे। भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए संधि द्वारा स्थापित राष्ट्र संघ काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ। सैन्य शक्ति की कमी और सदस्य राज्यों की सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की अनिच्छा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लागू करने के लिए इसके अधिकार और क्षमता को कमजोर कर दिया। 1930 के दशक के वैश्विक आर्थिक अवसाद ने इन मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया। आर्थिक पतन के कारण व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अशांति फैली, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उनकी नाजी पार्टी ने आर्थिक संकट और वर्साय की संधि से व्यापक असंतोष का फायदा उठाकर राजनीतिक शक्ति हासिल की। हिटलर ने राष्ट्रवादी भावनाओं को अपील करते हुए और आर्थिक सुधार का वादा करते हुए जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और आक्रामक विचारधाराओं के उदय ने यूरोप और उसके बाहर एक अस्थिर वातावरण तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध की तबाही से अभी भी जूझ रहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया और कूटनीतिक प्रयास विफल होते गए, दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी हो गई। 1929 में शुरू हुआ महामंदी, एक वैश्विक आर्थिक संकट, ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार के पतन ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में गूंज उठी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गिर गया, व्यवसाय ध्वस्त हो गए और बेरोजगारी आसमान छू गई, जिससे लाखों लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद आई आर्थिक तंगी और सामाजिक अशांति ने चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। जर्मनी में मंदी के प्रभाव विशेष रूप से गंभीर थे। देश पहले से ही वर्साय की संधि द्वारा लगाए गए बोझ से जूझ रहा था और आर्थिक संकट ने इसकी अर्थव्यवस्था को और पंगु बना दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो गई और निराशा की भावना ने राष्ट्र को जकड़ लिया। वीमर गणराज्य जर्मनी का नाजुक लोकतंत्र संकट से निपटने के लिए अयोग्य साबित हुआ, जिससे सरकार में जनता का विश्वास और कम हो गया। आर्थिक उथल-पुथल ने नाजी पार्टी जैसे चरमपंथी समूहों को व्यापक असंतोष का फायदा उठाने का अवसर प्रदान किया। एडोल्फ हिटलर, एक करिश्माई और क्रूर नेता,
राजनीतिक हाशिए से उभरा, जिसने जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने और आर्थिक मुक्ति प्रदान करने का वादा किया। हिटलर का संदेश बदलाव के लिए बेताब और राष्ट्रीय गौरव की वापसी के लिए उत्सुक आबादी के साथ गूंज उठा। उन्होंने जर्मन लोगों की आर्थिक चिंताओं और राष्ट्रवादी भावनाओं में कुशलता से हेरफेर किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपनी आक्रामक विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार तैयार किया। महामंदी का प्रभाव जर्मनी से कहीं आगे तक फैला, जिससे दुनिया भर के देश अस्थिर हो गए और सत्तावादी शासनों के उदय में योगदान हुआ। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और उनकी फांसीवादी पार्टी ने पहले ही सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सामाजिक अशांति और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर एक तानाशाही स्थापित की। जापान में सैन्यवादी नेताओं ने संसाधनों को सुरक्षित करने और विश्व मंच पर जापान की स्थिति को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीतियों की वकालत करते हुए प्रभाव प्राप्त किया। आर्थिक संकट ने भय, अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल बनाया, आक्रामक नेताओं को उत्साहित किया और वैश्विक संघर्ष के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 4, विचारधाराओं का उदय, फांसीवाद, नाजीवाद और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं। चरमपंथी विचारधाराओं, विशेष रूप से फांसीवाद और नाजीवाद के उदय ने द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की अस्वीकृति से प्रेरित ये विचारधाराएं आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति से जूझ रहे देशों में पनपीं। बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी इटली और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी विश्व मंच पर शक्तिशाली ताकतों के रूप में उभरे। उनकी आक्रामक विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की नाजुक शांति को खतरा पैदा कर दिया। फांसीवाद, जिसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी, ने चरम राष्ट्रवाद, सत्तावाद और राज्य के महिमा मंडन पर जोर दिया। मुसोलिनी के फांसीवादी शासन ने असंतोष का दमन किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम किया और नेता के चारों ओर व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा दिया। जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी ने फांसीवाद के एक विशेष रूप से विषैले रूप को अपनाया, जो नस्लीय घृणा और यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित था। नाजियों का मानना था कि आर्य जाति श्रेष्ठ है और उन्होंने एक जर्मन प्रधान यूरोप बनाने की मांग की, जो यहूदियों और अन्य समूहों से मुक्त हो जिन्हें वे अवांछनीय मानते थे। फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी दोनों ने अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से आक्रामक विदेश नीतियों का अनुसरण किया। अफ्रीका में एक इतालवी साम्राज्य स्थापित करने की मांग करते हुए मुसोलिनी ने 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया। हिटलर वर्साई की संधि के अपने पहले के उल्लंघनों के लिए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की कमी से उत्साहित होकर जर्मनी को फिर से संगठित करने और अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने लगा। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, एक ऐसा कदम जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बड़े पैमाने पर चुनौती नहीं दी। इन कार्रवाइयों ने इन विस्तारवादी शासनों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे का संकेत दिया और व्यापक संघर्ष की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। फांसीवाद और नाजीवाद का उदय मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए एक मूलभूत चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। इन विचारधाराओं ने लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। जैसे जैसे ये आक्रामक शासन सत्ता और प्रभाव में बढ़ते गए, एक और वैश्विक संघर्ष की संभावना स्पष्ट होती गई। दुनिया ने बढ़ती आशंका के साथ देखा, क्योंकि युद्ध की छाया यूरोप और उसके बाहर बड़ी होती जा रही थी। भाग 5, तुष्टीकरण और उसकी विफलताएं, युद्ध की प्रस्तावना। 1930 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति ने एडोल्फ हिटलर को उत्साहित करने और द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुष्टीकरण इस विश्वास पर आधारित था कि हिटलर की क्षेत्रीय मांगें सीमित थीं और रियायतें देकर वे एक और विनाशकारी युद्ध से बच सकते हैं। हालांकि विस्तार के लिए हिटलर की भूख को शांत करने के बजाय तुष्टीकरण ने उसे केवल और अधिक उत्साहित किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि पश्चिमी शक्तियों में उसकी आक्रामकता का सामना करने का दृढ़ संकल्प नहीं है। तुष्टीकरण का सबसे कुख्यात उदाहरण 1938 का म्यूनिख समझौता था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी, जो चेकोस्लोवाकिया का एक ऐसा क्षेत्र था जहां मुख्य रूप से जर्मन आबादी थी।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन का मानना था कि इस उदाहरण में हिटलर को खुश करके उन्होंने हमारे समय में शांति हासिल कर ली है। हालांकि समझौते ने केवल हिटलर की स्थिति को मजबूत करने और मित्र राष्ट्रों की विश्वसनीयता को कमजोर करने का काम किया। तुष्टीकरण की विफलता कुछ महीने बाद ही स्पष्ट हो गई, जब हिटलर ने म्यूनिख समझौते का उल्लंघन किया और शेष चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी शक्तियां अपनी पिछली नीति की निरर्थकता को महसूस करते हुए अंततः युद्ध के लिए फिर से संगठित और तैयार होने लगी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिटलर अपनी पिछली सफलताओं से उत्साहित होकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ था और दुनिया एक और वैश्विक संघर्ष के कगार पर खड़ी थी। तुष्टीकरण की नीति आक्रामकता का जल्दी और निर्णायक रूप से मुकाबला करने में विफल रहने के खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। संघर्ष से बचने के प्रयास में पश्चिमी शक्तियों ने अनजाने में युद्ध की संभावना को और बढ़ा दिया। तुष्टीकरण की विफलताओं से मिले सबक आज भी गूंज रहे हैं, अत्याचार का सामना करने और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।